दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के साथ अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपीपीसीएस द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम संविधान और राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण खंड, राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल या फिर राजनीतिक प्रमुख सहित मंत्रिपरिषद। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारतीय गणतंत्र या इंडियन रिपब्लिक का प्रमुख भारत का राष्ट्रपति होता है। और आप जानते हैं कि भारत एक गणराज्य है। इसका तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष जो है वो निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत। इसलिए भारतीय गणतंत्र का प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है, और कारण है कि भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए सही है, लेकिन आर गलत है। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है, क्योंकि जो ब्रिटिश राजा का पद है वो वंशानुगत होता है। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। इसके अलावा दोस्तों भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख होता है। तो इस तरह से ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता है, क्योंकि अमेरिका में जो राष्ट्रपति होता है वो जो है कार्यपालिका या मुख्य कार्यपालिका, उसकी वास्तविक शक्तियाँ उसी में निहित होती हैं, जबकि भारत के राष्ट्रपति जो है ये केवल नाम मात्र का प्रमुख होता है। अगला प्रश्न भी कथन कारण से संबंधित है। कथन है कि संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। तो बिल्कुल सही है, संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। कारण है कि राष्ट्रपति के शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। तो सीमा है, और किसी पर भी भारतीय गणराज्य या भारत की राज्य व्यवस्था में किसी भी पदाधिकारी की शक्तियां असीमित नहीं हैं। सबकी शक्तियों पर संविधान द्वारा कोई न कोई सीमा आरोपित की गई है। तो आप जान लीजिए ए सही, किंतु आर गलत है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आप देख लीजिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। कथन सही है कि संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। और आप जानते हैं कि अनुच्छेद 74(1) के तहत राष्ट्रपति अपने कार्यों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। तो आर गलत हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियों पर संविधान के अंतर्गत सीमाएं लगाई गई हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं कैसे? तो ऑप्शन देखिए, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग जो है वो सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं। और भारतीय संविधान के अनुसार ये वर्णन है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी, और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अगला प्रश्न है, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष या एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? तो सही उत्तर है, याद रखिएगा, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। और अनुच्छेद 53(1) में साफ साफ लिखा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार भारतीय संघ का कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? राष्ट्रपति,
प्रधानमंत्री। 2 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कूट आपका सही है। तो सही उत्तर आप जानते हैं कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राष्ट्रपति होता है और केंद्र की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। केवल एक आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 53 के अंतर्गत ये वर्णन है दोस्तों कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वो इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित हैं किसमें। तो ये शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है। तो उत्तर है भारत के राष्ट्रपति में। और आप जान लीजिए, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की जो अधिशासी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कथन और कारण से संबंधित है। देखिए कथन है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं। बिल्कुल सही है। कारण है कि कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित हैं। तो ये भी आपका सही है। सही उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आप जान लीजिए दोस्तों, कथन और कारण दोनों सही हैं कि संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में होती है, ये भी सही है। और कारण दिया है कि कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित हैं, ये कथन कारण भी सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में निहित है। बिल्कुल सही है। कारण है कि प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं। तो ये आपका गलत है। ए सही लेकिन आर गलत है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। जब आप इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि संविधान के अनुच्छेद 53(2) के अधीन संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है, लेकिन उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होने की बात कही गई है। तो कथन सही है लेकिन कारण गलत है। कारण में कहा गया है कि प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं, तो ये सही नहीं है। अगला देखिए, एक कथन दिया गया है कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। ये उक्ति किस पर लागू होती है। तो आप जान लीजिए कि वो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। ये राष्ट्रपति के बारे में है। भारत के राष्ट्रपति में समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित तो होती है, लेकिन वो शासन का मात्र औपचारिक प्रमुख होता है और वास्तविक रूप से शासन संचालन प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है, जो कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये कथन जो है राष्ट्रपति के बारे में कहा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। ऑप्शन देखिए, प्रत्यक्ष रूप से, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा या फिर अप्रत्यक्ष मतदान से। तो यहाँ पर जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात कही गई है उसमें केवल इतना पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है कि अप्रत्यक्ष रूप से। तो सही उत्तर है अप्रत्यक्ष रूप से। और संविधान के अनुच्छेद 55(3) के तहत भारत में राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो जनता राष्ट्रपति के निर्वाचन में डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती है। राष्ट्रपति का निर्वाचन इसी कारण अप्रत्यक्ष निर्वाचन है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। बिल्कुल सही है। कारण है कि एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों
और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, ए और आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। भारत का राष्ट्रपति आप जानते हैं इनडायरेक्टली निर्वाचित किया जाता है और इसके लिए एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा, आनुपातिक मत प्रणाली या खुला बैलेट प्रणाली के द्वारा। तो सही उत्तर है दोस्तों, राष्ट्रपति का जो चुनाव है आनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। तो इसमें बी और सी दोनों ही आपके ऑप्शन सही होंगे, एक ऑप्शन कोई नहीं सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन से लोग सदस्य होते हैं? तो देखिए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही है। राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, तो सही नहीं है, केवल राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही है। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो 1, 3, 4 आपके सही हैं, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्यों का प्रावधान है, जिसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो निर्वाचक मंडल बनेगा उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है शामिल होंगे। और आप जान लीजिए, इसमें राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य इस निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को अभी शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के 70वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे कौन से हैं? तो उत्तर है दिल्ली और पुडुचेरी। जहां भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात होती है वहां पर इन 2 केंद्र शासित राज्यों का नाम आता है। तो उत्तर है दिल्ली और पुडुचेरी 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होने का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक गण में शामिल नहीं है? तो आप जान लीजिए दोस्तों, राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति के लिए बनने वाले निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं हैं, जबकि लोकसभा के, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए बनने वाले निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक गण के सदस्य हैं? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, सही नहीं है क्योंकि इसमें मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं। राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, तो राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, तो केवल दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों की बात कही गई है। और सभी राज्यपाल और उपराज्यपाल, तो इसमें जो ऑप्शन है केवल 2 आपका सही है, केवल 2 जो विकल्प हैं आपके कूट सही नहीं है। तो इस हिसाब से आप जान लीजिए, आप जानते भी होंगे कि राष्ट्रपति के लिए जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन के लिए जो निर्वाचक मंडल बनता है दोस्तों, उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य उस निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर आप जान लीजिए, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य, ये आपका गलत हो जाएगा। और संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य बिल्कुल सही है। और उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक, तो ऑप्शन ई आपका सही उत्तर हो जाएगा। उपर्युक्त में से एक से अधिक इसमें सही उत्तर हो जाएगा। तो आप जान लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आप अगर जो ऐसे देखेंगे तो कौन शामिल होते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं
कि उपर्युक्त में से एक से अधिक लोग राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य कौन होते हैं? तो आप जान लीजिए, लोकसभा के चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य और राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य। राज्य विधान परिषद के चुने हुए सदस्य शामिल नहीं होते हैं। ऑप्शन सी सही है, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं किसके द्वारा? तो आप जान लीजिए, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। उसके द्वारा एक निर्वाचक मंडल बनता है और उन लोगों द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव किया जाता है। इसीलिए राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता इसमें मत नहीं देती है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा राष्ट्रपति चुना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति जो है, यहाँ पर अगर जो देखेंगे तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पे परफेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, अगर जो यहाँ पे लिखा होता तो सही उत्तर हो जाता। संसद और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा बने एक निर्वाचक मंडल द्वारा भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? तो इसमें आप देख लीजिए कि पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव हो जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे, सही है। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा, बिल्कुल सही। और निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है, तो ये आपका सही नहीं है, ऑप्शन डी सही नहीं है। और आप जान लीजिए दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 56 कहता है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है और अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण कर सकता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने यानी किसी विधानसभा के बर्खास्त होने की वजह से राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित नहीं किया जा सकता है और राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण होता है, तो अन्य सभी विकल्प आपके सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम कितने निर्वाचकों के द्वारा? तो सही उत्तर है 50। यहाँ पर कोई ऑप्शन आपका सही नहीं होगा क्योंकि विकल्प में 50 नहीं दिया गया है। और आप जान लीजिए दोस्तों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 और इसका संशोधन 1997 में किया गया है और इसमें भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम 50 निर्वाचक यानी निर्वाचित सांसदों और विधायकों का प्रस्तावक होना जरूरी है और साथ ही कम से कम 50 निर्वाचित सांसदों और विधायकों द्वारा इस प्रस्ताव का अनुसमर्थन या अनुमोदन किया जाना चाहिए। 1997 से पूर्व जो प्रस्तावक थे उनकी जो संख्या, प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या केवल 10 निर्धारित की गई थी, लेकिन वर्तमान में ये 50 है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में, यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर केवल 2 यानी 1 जो है, आप जान लीजिए, एक निर्वाचित संसद सदस्य के मत का मूल्य सभी निर्वाचित विधानसभाओं के मतों के मूल्य का मान बटे निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या, ये आपका सही हो जाएगा। और राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, इसका सूत्र अनुच्छेद 55 में वर्णित है और इसमें आप जान लीजिए, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य राज्य की जनसंख्या बटे राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणे 1000 होता है और यदि शेष 500 से अधिक है तो मतों के मूल्य में 1 जोड़ दिया जाता है, जबकि इससे कम होने पर उसे नहीं गिना जाएगा। जनसंख्या से तात्पर्य अनुच्छेद 55 के स्पष्टीकरण के अनुसार 2026 के पश्चात की पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक
1971 की जनगणना में अभिनिश्चित जनसंख्या है और संसद के निर्वाचित सदस्य का मत का मूल्य सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मतों के कुल मूल्य का मान और निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर जो है ये निकलता है। 12वें राष्ट्रपति चुनाव 2002 में 4,896 मतदाता थे। तो 2022 में जो 16वें राष्ट्रपति चुनाव हुआ है उसमें मत देने योग्य निर्वाचकों की कुल संख्या 4,796 थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। बिल्कुल सही है। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। ये आपका सही नहीं है, केवल एक आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आप जान लीजिए दोस्तों, प्रत्येक एमएलए जो है उसके मत का मूल्य जो है अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है, लेकिन संसद के एक सदस्य के मत निकालने का जो सूत्र है इससे स्पष्ट है कि लोकसभा सदस्य और राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का मूल्य समान होता है। यदि एक सदस्य के मत के मूल्य की गणना की जाए तो दोनों सदनों के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य एक समान होता है, अलग अलग नहीं या कम अधिक नहीं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि ऑप्शन देखिए, वह स्वयं प्रत्याशी होता, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, या फिर वह राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य हो। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर वह राज्य विधानमंडल में यानी उच्च सदन का सदस्य हो या विधान परिषद का सदस्य हो। तो अगर वो राज्य का मुख्यमंत्री बनता है तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। और आप जानते हैं अनुच्छेद 54 में ये वर्णित है कि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन यानी विधान परिषद के सदस्य मतदान नहीं कर सकते हैं। मुख्यमंत्री अगर जो विधान परिषद का सदस्य है तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने के लिए अर्ह या पात्र नहीं होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित करके भागफल की 1000 के गुणकों के बराबर होती है। 1997 की स्थिति के अनुसार जनसंख्या के से तात्पर्य किस वर्ष की जनसंख्या से है? तो दोस्तों ये अभी तक 1971 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ये किया जा रहा है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या से आशय 1971 की जनगणना द्वारा अभिनिश्चित जनसंख्या से है और 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा इसे अब 2026 के बाद की जाने वाली पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक के लिए निर्धारित किया गया है और संविधान के अनुच्छेद 55 के स्पष्टीकरण में इस बात का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? आयु 35 वर्ष हो आवश्यक है, पढ़ा लिखा हो, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो। पढ़ा लिखा हो ये राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए और उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। तो इसमें आपको बताना है, इसमें देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। इसमें आपको ये बताना है कि वो भारत का नागरिक हो, उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, ऐसा नहीं कहा गया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर 2 सही है, उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। और राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए जो है योग्यताएं हैं, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और संसद का सदस्य नहीं बल्कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता है। तो स्पष्ट है कि राष्ट्रपति पद के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है, न कि भारत का जन्मा नागरिक। इस प्रकार उसे संसद यानी राज्यसभा और लोकसभा का सदस्य नहीं बल्कि लोकसभा के, केवल लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता वाला व्यक्ति होना चाहिए। तो इसमें केवल और केवल 2 सही है आपका।
अगला प्रश्न है, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, लेकिन तो शर्त ये है कि निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता, चाहे वो लोकसभा राज्यसभा का सांसद है या विधानसभा का सदस्य है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। दोस्तों, प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 59(1) में कि यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो ये समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद की तारीख से रिक्त कर दिया है, और इसमें ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः निर्वाचन के लिए पात्र होता है? तो 1 बार, 2 बार, 3 बार या कितनी भी बार? तो सही उत्तर है कितनी भी बार। भारत के संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है, और इसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। तो इस तरह भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं दी गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 57 यानी 57। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है किसे? भारत के महाधिवक्ता को, संसद को, सर्वोच्च न्यायालय को, या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को अनुच्छेद 71(1) के द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा, और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया विनिश्चय वो अंतिम होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, कब से? तो उत्तर है अपने पद ग्रहण के दिन से। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? तो ये उपराष्ट्रपति को देते हैं। अनुच्छेद 56(1) के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है, और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है, और ये प्रावधान अनुच्छेद 56(2) में किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो सही उत्तर है संसद के द्वारा। इसमें लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा अलग नहीं, बल्कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 56(1) के खंड 1 में उपखंड ख के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर केवल यही एक मुद्दा होता है कि राष्ट्रपति को उसके पद से क्यों हटाया जाएगा। तो उसका केवल एक ही आधार है, अतिक्रमण करने पर। राष्ट्रपति यदि संविधान का अतिक्रमण करता है तो अनुच्छेद 61 में जो वर्णित प्रक्रिया है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, उस रीति से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से उसे पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो उत्तर है अनुच्छेद 61 में दिए गए जो है प्रावधान के तहत, अनुच्छेद 61 में उपबंधित राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया के अनुसार। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो उत्तर है अनुच्छेद 61 में। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी उसके पद से हटाया जा सकता है, किस प्रक्रिया द्वारा? तो राष्ट्रपति के लिए एक विशेष प्रक्रिया महाभियोग प्रक्रिया है, जिसके द्वारा उसे संविधान के अतिक्रमण करने के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा जो है अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया के आधार पर उसे उसके पद से पूर्व भी, उसके कार्यकाल से पूर्व भी हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो उत्तर है संसद के किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। इसके लिए कोई लोकसभा या राज्यसभा की बाध्यता नहीं है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में है,
और अनुच्छेद 61(1) के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई सदन लगाएगा और 61(3) के अनुसार दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा, जांच करेगा। ऐसे अन्वेषण में राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने का और अपना पक्ष रखने और प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो आसान सा प्रश्न है। आर्टिकल 61 दोस्तों ये राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? तो उत्तर है संसद के दोनों सदनों को दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जाता है? तो उत्तर है संसद के दोनों सदनों द्वारा। और आप जान लीजिए संविधान के उल्लंघन यानी अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है? तो ये होता है 14 दिन। तो याद रखिएगा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जा सकता है, आप जानते हैं। और जब संसद का कोई सदन इस प्रकार का आरोप लगाएगा तो संविधान के अनुच्छेद 61(2) के अनुसार ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्थापना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्दिष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया हो। 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ ही संकल्प पर सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित भी होना चाहिए। अगला प्रश्न है, कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? थोड़ा सा सोचने का प्रश्न है। तो आप जान लीजिए कि राज्यों की विधानसभाएं राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग तो लेती हैं लेकिन महाभियोग में ये जिम्मेदार नहीं है या महाभियोग में इनकी भूमिका नहीं होती है। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में चलाई जाती है। इसमें राज्यों की विधानसभाएं भाग नहीं लेती हैं, जबकि अनुच्छेद 54(1) के अनुसार राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के लिए बनने वाले निर्वाचक गण का भाग हैं। विधान परिषदें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का भी भाग नहीं होती हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचक गण का भाग है लेकिन उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है, तो ये विधानसभाएं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है? तो ये सेमी जुडिशियल यानी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। अगला प्रश्न और आज का ये जो वीडियो है इसका आखिरी प्रश्न है कि राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने समय में? तो ये 6 माह के अंदर भर लिया जाना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 62(1) के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति के पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। और आर्टिकल 62(2) के अनुसार यदि रिक्त राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने के कारण हुई है तो उसके रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो घटनाचक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे गए हैं। दोस्तों राष्ट्रपति से संबंधित शेष अन्य प्रश्नों को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक इस चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।